अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चाय वाला मिलियनेरो। एक सवाल पूछा है मोना फैसल ने कि गोल्ड के फ्यूचर के बारे में कुछ एजुकेट करें भाई। ओके, सो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं जो मुझे पता है, जो मैं समझता हूं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, कि मैं किस जाविये से गोल्ड को देखता हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड हम बड़े अरसे से एज ह्यूमंस, एज इंसान इस्तेमाल करते आए हैं। ये जो बैंक नोट्स हैं, ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये जो डेबिट वगैरह कार्ड्स हैं, ये हालिया की इजाद है। और 1971 से पहले डॉलर गोल्ड यानी सोने के साथ अटैच था। आप डॉलर उठा के बैंक के पास जाके उसके बदले आप सोना ले सकते थे, उसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोला करते थे। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में ये जो बॉन्ड है, ये जो ताल्लुक है, ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसको तोड़ दिया, इसको हटा दिया। उसके बाद एक चीज पैदा हुई जिसे हम फिएट करेंसी बोलते हैं, और फिएट करेंसी ने अपना रास्ता पकड़ लिया। अब दोनों की जो कदर है कभी कभार अपने साथ इंटरेक्ट करती है, कभी कभार इनकी रिलेशनशिप आपस में टकराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना हमेशा अपने आप को बेहतर साबित करता है। शॉर्ट टर्म में डॉलर्स हो गए, रुपए हो गए, वो अपनी वैल्यू बरकरार रखते हैं। मीडियम टर्म में बिल्कुल नहीं, और लॉन्ग टर्म में तो आप भूल ही जाएं। मिसाल आपको ये देता हूं, फर्ज करिए कोई जूते, खाने की चीज, रेस्टोरेंट का बिल, पिछले साल जो आप पैसे जितने देते थे आज भी शायद तकरीबन उतना ही आपका खर्चा आएगा। लेकिन 5 साल पहले आप देख लें, जिसको हम मीडियम टर्म कहेंगे, तो यकीनन 5 साल में काफी हद तक कीमतें बढ़ी हैं। लॉन्ग टर्म आप देख लें 10, 20, 30 साल, तो आपको पता है रुपए की कदर, डॉलर की कदर काफी हद तक गिर चुकी है। जो आप फर्ज करिए 1 लाख रुपए का 30 साल पहले खरीद सकते थे, अब उस चीज को शायद आप सूंघ भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते। लेकिन जो चीज आप 30 साल पहले सोने के एवज खरीद सकते थे, लेकिन अब भी तकरीबन उसी सोने की उतनी ही चीज आपको मिलती है। इसीलिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक लिस्ट सी बनाई हुई है जिसमें मैं आपको चीजें सिखाऊंगा, 10-12 चीजों की है। सबसे पहली ये है कि गोल्ड इज नॉट इन्वेस्टमेंट, कि सोना इन्वेस्टमेंट करने की चीज नहीं है। सोना एक स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, यानी अपनी जो कुवत को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा आपका जो पोर्टफोलियो है इसको गोल्ड में रखना पड़ेगा। बिजनेसमैन अपना थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है सोने की शक्ल में रखते हैं। दूसरा पॉइंट भी पहले जैसा ही है, जहां पे वो एक अरसा अपनी वैल्यू कायम रखता है, इसी तरह सोना अपनी जो वैल्यू है वो बरकरार रखता है बुरे वक्त में। जब जी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो रही है, जब जी किसी मुल्क में ना हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, या जिस तरह मोदी ने रातों रात नोट बदल दिए, उन पे पाबंदी लगा दी, जिस बंदे के पास सोना था वो तो बच गया, वो तो रात को सुकून से सो सका। लेकिन जिसके पास सिर्फ नोट थे जमा हुए ढेरों घर तकिए के पीछे, वो तबाह हो गया, वो लुट गया, उसका नुकसान हो गया। तीसरी चीज, सोना सिर्फ आपको कैपिटल गेन्स देता है, यानी उसकी सिर्फ कीमत बढ़ती है। जाहिर गिर भी सकती है लेकिन बढ़ती है, वो आपको रेजिडुअल इनकम नहीं देता। जिस तरह कि आपको प्रॉपर्टी में से किराया मिल जाता है, जिस तरह आपको शेयर्स में से डिविडेंड मिलता है, या बैंक आपको सूद देता है। यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि सूद इज हराम, प्रॉफिट कर लें, या प्रॉफिट भी नहीं, अगर पूरे का पूरा सिस्टम बैंकिंग हराम है तो हराम है। ये फैक्ट मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दुनिया की हकीकत है। इन हरबों को लोग इस्तेमाल करते हैं टू गेट अ रेजिडुअल इनकम। सोना आपको रेजिडुअल इनकम नहीं देता। अगली फैक्ट ये है कि सोना हराम नहीं होता, और हल्की सी आंच पे उसको पिघलाया जा सकता है, उसकी शक्ल बदल के, उसको कुछ बना के, उसमें वैल्यू ऐड करके उसको बेचा जा सकता है प्रॉफिट लगा के। यानी जो काम सनियारे करते हैं, सोना लेते हैं, उस पर कढ़ाई करते हैं, और फिर उस कढ़ाई की मुंह मांगी कीमत लेते हैं, या मार्केट बेस लेते हैं, लेकिन लेते हैं प्रॉफिट सोने से। सोने की अगली खासियत यह है कि सोना आप बाआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। खासतौर पे जब हिस्टोरिकली क्राइसिस आती थी, एक मुल्क पे जंग शुरू हो जाती थी, या कोई वबा आ जाती थी, और पूरी पूरी फैमिली को उठा के एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना पड़ता था, तो वो सोना उठा के ले जा सकते थे। छोटे से छोटा सोने का जो सिक्का होता है उसकी भी कीमत लाखों में होती है, यानी पोर्टेबल, प्लस ये लिक्विड होता है, आप कहीं भी बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। अगर आपके पास कोई और चीज है, आप बाजार जाओगे तो शायद आपको वो कीमत ना मिले, शायद उसके खरीदार ना हो, लेकिन सोने की हमेशा एक मार्केट होती है, एक कीमत होती है, और उसके हमेशा खरीदार होते हैं। इसलिए सोना इज कंसिडर्ड लिक्विड एसेट। अगर आज मेरे पास कोई पेंटिंग होती, या मेरे पास कोई डोमेन होता, या मेरे पास कोई और किस्म की चीज होती, मुझे उस चीज का एक खास बायर ढूंढना पड़ता, और अगर मैं एमी मार्केट में लेके जाऊं तो मुझे वो कभी ना कीमत मिलती, इंतहाई घटिया, इंतहाई गिरी हुई कीमत उस चीज की मिलती, निस्बत उसके जितने मैंने उसमें पैसे लगाए हैं, जितने की चीज वो मैंने खरीदी थी। अगली चीज ये कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज तक कभी इतना दुनिया में अमन नहीं हुआ। यस, हमें पता है कि दर दर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन एज फार एज स्टेटिस्टिक्स गो, इतना दुनिया में कभी अमन नहीं हुआ। इतनी तेजी से इंसानों की पॉपुलेशन ही बढ़ी, क्योंकि आजकल हमें जंगू से कम खतरा है, डिजीज से कम खतरा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ इंसानों की जो डिमांड है गोल्ड की, वो कम नहीं हुई, जिसका मतलब है कि डिमांड सप्लाई के मुताबिक बंदे ज्यादा हैं लेकिन सोना कम है। लिहाजा सोने की कदर दिन ब दिन बढ़ रही है, और इसी तरह इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। अगला पॉइंट ये है कि सोने के जो काने हैं, सोने के जो डिपॉजिट्स हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिल रहे जिस तरह हिस्टोरिकली मिला करते थे, जिससे मजीद इसकी सप्लाई पे दबाव पड़ रहा है। हत्ता कि एक जमाने में द कॉस्ट ऑफ माइनिंग सोना
कम हुई थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो हमने हाथ से खोदना, हाथ से माइन करना छोड़ दिया था, मशीनें आ गई थी, लेकिन वो जमाना गुजर गया। अब कॉस्ट ऑफ माइनिंग फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और मजीद जो दबाव पा रहा है वो दो नए इस्तेमाल से हो रहा है। जो सबसे पहली ये है कि लोग बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा स्वीट चीजें खा रहे हैं, उनके दांत गिर रहे हैं और वो दांत सोने के दांतों से तब्दील किए जा रहे हैं और हर साल डेंटिस्ट कह रहे हैं कि इस प्रोसीजर की डिमांड बढ़ रही है। और दूसरी चीज ये है कि अब हमने सोना इलेक्ट्रॉनिक्स में डालना शुरू कर दिया। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ करते थे और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रिवाज ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक टूट जाता है, खराब हो जाता है, उसको ठीक नहीं किया जाता, मुरम्मत नहीं किया जाता, सीधा बिन में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से इतना ढेरों सोना सीन से ही गायब हो रहा है। काफी हद तक ये रिकवर नहीं किया जाता, लोग मुर्दों को वैसे ही दफना देते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो वेस्ट साइड पे जमीन अंदोज हो जाते हैं। आखिरी जो चंद पॉइंट्स हैं वो ये है कि अगर आपको सोना लेना है, अगर आप नहीं चाहते कि आपने ढेर लगाना है गार नोटों का, क्योंकि नोट भी पुराने हो सकते हैं, कल को पुराने नोटों ने दुकानों पे भी नहीं चलना और वो सरदर्दी बन जाती है, उनको तब्दील करवाना जवाबदारी बन जाती है कि आप इतने ज्यादा नोट कहां से लेके आए हैं, कब के रखे हुए हैं, वगैरह वगैरह। तो जब आप सोना लेने जाएं, आपने ज्वेलरी नहीं लेनी, ऐसा कोई आइटम नहीं लेना जिसपे कढ़ाई हो, क्योंकि तब आप सोने की भी कीमत दे रहे हैं और कढ़ाई की भी कीमत दे रहे हैं और जब भी आप बेचने के लिए गए तो कढ़ाई वाली जितनी भी कीमत है वो इमीडिएटली माइनस हो जाएगी, आपको नुकसान होगा। आपने सिंपल से सिक्के या जिन्हें बिस्किट बोला जाता है वो लेने हैं। और ऑन टॉप आपको याद रखना है कि इस सोने पे हर साल आपको 2.5% ज़कात देनी पड़ेगी, बट दिस इज स्टिल बेटर देन द इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान की हो रही है। 2.5% आपको ज़कात देनी पड़ेगी, हाँ उसकी कीमत ऊपर जाए या नीचे, लेकिन ये मुझे फिर भी ना एक बेहतर ऑप्शन लगता है क्योंकि पाकिस्तान की एनुअल इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 4% है, तो आप फिर भी थोड़े बहुत फायदे में रहते हो। लेकिन यहाँ पे जो खेल का नाम है वो ये है डिवर्सिफिकेशन। आपने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाल देने, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत वो आपके पास होना चाहिए। चल नहीं है, इट्स फाइनेंशियल चैनल, आपको वो मैं चीजें बता रहा हूँ जो आपको स्कूल में, कॉलेज में या आपके बड़ों ने आपको नहीं समझानी। खैर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला, जितना कुछ मुझे आता है या जो मेरा रवैया टुवर्ड्स सोना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप यू हैव बीन एजुकेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं ज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।